गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम डिस्कस करते हैं एक नई अपडेट और वैकेंसी के साथ जिसे भारतीय संचार लिमिटेड BSNL ने पब्लिश्ड किया है। आज बहुत लंबे समय के बाद BSNL की तरफ से एक वैकेंसी देखने को आई है। पिछले 10 सालों से BSNL की तरफ से कोई भी बहाली नहीं की गई थी। 10 वर्षों के उपरांत आज 2026 में BSNL 2 अलग अलग पदों के लिए एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसी लेकर आती है। इस वैकेंसी को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से फिल किया जाएगा। इस वैकेंसी की लास्ट डेट इससे पहले 15 मार्च थी, पर अभी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव के कारण BSNL ने इसकी आखिरी डेट जो है वो एक नई कोरिजेंडम नोटिस के द्वारा बदल कर 15 अप्रैल कर दी है। यानी आप सभी अभ्यर्थी जो है 15 अप्रैल तक इस वैकेंसी के लिए आवेदन दे पाएंगे। आइए देखते हैं इस वैकेंसी में किस किस पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि भारतीय संचार लिमिटेड है क्या। तो BSNL अपने बारे में बताती है कि वो भारतीय संचार निगम लिमिटेड एक टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की भारत सरकार की मिनी रत्ना कंपनी है जो भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री, कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। अब इस नोटिस पे आते हैं हम लोग दोस्तों। तो यह नोटिस 2026 मार्च में निकाला गया है, जिसे BSNL ने शॉर्ट में नाम दिया है SET डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। SET मतलब सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की ये वैकेंसी है। ये वैकेंसी 2 अलग अलग पोस्ट के लिए निकाली गई है। पोस्ट नंबर 1 जो है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी टेलीकॉम स्ट्रीमिंग के लिए है, टेलीकॉम स्ट्रीम सब्जेक्ट से रिलेटेड। सेकंड जो वैकेंसी है वो सेकंड वाली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, ये वैकेंसी सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस स्ट्रीम के लिए है। और आप देख पा रहे होंगे कि दोनों वैकेंसीज़ के साथ एक टर्म या एक वर्ड यूज़ किया गया है, जिस वर्ड को ये लोग DR लिखते हैं। DR का मतलब होता है फ्रेंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी वैसी बहालियाँ जो ओपन मार्केट से नए कैंडिडेट को उठा करके पूर्ण की जाती है या फिलअप की जाती है। जैसे वैकेंसीज़ के 2-3 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो इंटरनल स्टाफिंग या इंटरनल जो रिक्रूटमेंट होती है, जो विभाग डायरेक्ट पहले से कार्यरत लोगों को अपने साथ समाहित करके या उन लोगों को ले करके रेगुलराइज करके फिल करती है। दूसरा एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग डिपोटेशन बेसिस कहते हैं। कुछ वैकेंसीज़ किसी विभाग की ज़रूरतों को देखते हुए निकाली जाती है कुछ समय अवधि के लिए, चाहे वो 5 साल हो, 3 साल हो। ऐसे रिक्रूटमेंट जो है किसी अनदर PSU, किसी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ऑलरेडी गवर्नमेंट पे ऑफ स्केल में काम कर रहे लोगों को लेकर के भरी जाती है। ऐसे बहालियों को हम लोग फ्रेंड्स डिपोटेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिप्यूटेशन कहते हैं हम लोग। तो आई होप कि सभी को समझ में आया होगा कि डिप्यूटेशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड इंटरनल स्टाफिंग्स में क्या अंतर है। अब हम इस नोटिफिकेशन की तरफ आते हैं। ऑलरेडी बहुत समय आप लोगों का गुजर चुका है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 2 अलग अलग पदों के लिए आई है। वैकेंसी नंबर 1 जो है पोस्ट है, उसका नाम है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, जहां 95 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन दिया है BSNL ने। कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं बहालियों को, जहां OBC क्रीमी लेयर के लिए 40 पदों के लिए वैकेंसी है। OBC नॉन क्रीमी लेयर यानी जो गरीबी रेखा से नीचे है उनके लिए 25 वैकेंसियाँ हैं। और जनरल की कोई वैकेंसी फ़िलहाल तो दिख नहीं रही है दोस्तों। तो
ST SC OBC और EWS तीनों वैकेंसियों को हम लोग जोड़ते हैं और इसके साथ पर्सन विद डिजेबिलिटी उनके लिए हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है रिजर्वेशन का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ PWD कैंडिडेट को ही लिया जाएगा फ्रेंड्स। अगर सीट खाली रह जाती हैं तो इन सीटों को किसी और कैंडिडेट को लेकर नहीं भरा जाएगा। तो ये दो अलग अलग पोस्ट है। एक तो पोस्ट आप देख पा रहे हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, और दूसरा पोस्ट जो है आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस स्ट्रीम का। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि इस वैकेंसी में जो है BSNL की तरफ से क्या क्या मांगा गया है। तो आगे हम लोग बढ़ते हुए कुछ इस नोटिफिकेशन के दूसरे फेज़ में जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे ACT जो ले रही है BSNL जिसको इन्होंने नाम दिया है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का। इसमें एज का एक क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, जहां रिज़र्व EWS OBC क्रीमी लेयर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 साल रखी गई है। और ये जो है आपका कट ऑफ डेट के अनुसार होगा। जो आपका कट ऑफ डेट नोटिफिकेशन का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, इनिशियली ये डेट 7 मार्च थी, तो 7 मार्च के हिसाब से आपके एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। OBC के लिए हमेशा की तरह सरकार के नियम अनुसार 3 साल की छूट है, ST SC के लिए 5, और PWD कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हैं 40 यानी 30 + 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। वहीं कुछ रिलैक्सेशन एक सर्विसमैन के लिए भी होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और उसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो है आपका प्रोसेस वो क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ हम लोग आते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं इस वैकेंसी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस फॉर्म के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है वो देखना सबसे ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि जिसके लिए ये फॉर्म बना है पहले उन्हीं को ये जानकारी देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम और आप जैसे लोग जो इस नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल ही नहीं है अगर वो लोग भरते हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ बात की गई है सिलेक्शन प्रोसेस की, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस की, बॉन्ड भी है कुछ दोस्तों इसमें, उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एलिजिबिलिटी की तरफ आते हैं। एलिजिबिलिटी जनरल इंस्ट्रक्शंस है। एलिजिबिलिटी तो हाँ मिल गया दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो मैंने बताया था पहले। तो दो इनका कैडर है, एक तो टेलीकॉम जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है इंजीनियरिंग, और दूसरा है फाइनेंस। ये दोनों एग्जीक्यूटिव कैडर है। और एग्जीक्यूटिव कैडर पे जो बहाली है वो जहाँ तक मुझे पता है कि E3 पोजीशन की है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वो बहाली जो है वो किस लेवल की है। तो एक बार हम लोग उसको भी देख लेते हैं, तब हम इसके क्वालिफ़िकेशन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम लोग आते हैं नोटिफिकेशन के, अगर शुरू में आते हैं तो ये चीज़ यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा और नीचे, हाँ पे स्केल का जिक्र होगा फ्रेंड्स, वो बताना भी ज़रूरी है। तो एक बार हम लोग देखते हैं पे स्केल के बारे में कि क्या सैलरी BSNL की तरफ से आप लोगों को ऑफ़र की जाएगी। सैलरी क्या ऑफ़र की जा रही है, बस एक मिनट आप लोगों का और लूँगा मैं, फिर हम लोग सही निष्कर्ष की ओर पहुँचेंगे। यहाँ भी नहीं है, यहाँ पेज नंबर 1 है ये।
पेज नंबर 2 है, 3 है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था वो पे स्केल जिसका जिक्र था। 1 मिनट, पेज 6, ये तो नोटिफिकेशन का जिक्र है। नोटिफिकेशन एग्ज़ाम सेंटर, चैलेंज विंडो, कैरियर, मार्क्स, प्रोसेस। ये अभी मिल नहीं पा रहा। अभी इससे पहले कि और समय व्यतीत हो, हम लोग एटलीस्ट सबसे पहले जो क्वालिफ़िकेशन था जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया था, ये एनेक्सर 1 में मेंशन है पेज नंबर 11 में, जिसमें बताया गया है एलिजिबिलिटी के बारे में। तो पहला जो पोस्ट है हमारा सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी टेलीकॉम का, टेलीकॉम ऑपरेशंस, ये आपका कोर स्ट्रीम एंड फंक्शंस है, जिसमें आपसे सिंपली कहा गया है, साफ़ सुथरा इन्होंने बात लिखा है यहाँ कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अगर आपके पास है, बीई बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक की डिग्री है आपके पास, या इसके इक्विवेलेंट। यहाँ बीएससी वाले जो है, बीएससी वाले लोग एलिजिबल नहीं होंगे, मैं क्लियर कर दूँ। अब इंजीनियरिंग से इक्विवेलेंट एक बैचलर ऑफ साइंस का एक स्ट्रीम होता है, 4 इयर्स की ये डिग्री होती है इंजीनियरिंग फील्ड की, जिसमें 4 अलग अलग स्ट्रीम्स है। अगर आपने बीई बीटेक किया है देन इट्स ओके, और अगर इसके अलावा भी इक्विवेलेंट 6 अलग अलग इन्होंने कोर्सेज़ के नाम बताए हैं। जैसे आपका अगर बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में है, प्योर इंजीनियरिंग, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी चलेगा। बीई इन कंप्यूटर साइंस है, बीएससी कंप्यूटर साइंस एलिजिबल नहीं है दोस्तों। बीई अगर आईटी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीई इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट, तो आप एलिजिबल है। और यहाँ पे लिखता है कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिसिप्लिन्स एज अ कोर विथ अदर एसोसिएट इंजीनियरिंग ब्रांचेस, यानी कह रहा है कि ऊपर 6 में से अगर जैसे यहाँ 2 नाम आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो और वाला ऑप्शन कह रहा है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर है या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन करके अगर आपका कोई बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री है इंजीनियरिंग ब्रांच का, तब भी आप पोस्ट नंबर 1 जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी टेलीकॉम के लिए एलिजिबल है। दूसरी वैकेंसी जो है पोस्ट, वो फाइनेंस वालों के लिए है। फाइनेंस का जो सीधा इन्होंने बता दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, यानी सीए का आपके पास सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, या आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी सीएमए होने चाहिए। तो ये लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आगे इन्होंने बहुत क्रिप्स एंड क्लियर एक डिटेल में छोटी सा अपनी बातों को बहुत ब्रीफ में रखा है, जिसमें बताया कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एसीटी डीआर। एसीटी मतलब दोस्तों आपको बताया मैंने सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, जिसको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए। उसके बाद आप किसी भी भारत के मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, स्टेट या सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी से आपके पास ऊपर बताए गए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और दूसरा सीए या सीएमए की डिग्री होनी चाहिए। इसके बियॉन्ड जो है चीज़ें बताई गई है वो काम की चीज़ें नहीं है उतनी, तो हम लोग इस पे लेटर स्टेज पे डिस्कशन करेंगे। अब जैसे ही क्वालिफ़िकेशन सभी को तो क्लियर हो गया कि ये वैकेंसी सिर्फ़ और सिर्फ जो टेक्निकल वाली है वो इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए है, और दूसरा फाइनेंस की वैकेंसी है जो फाइनेंस स्पेसिफिक सीए और सीएमए के लिए है। अब इसके बाद जो है इस नोटिफिकेशन के इनिशियल प्रोसेस पे हम लोग आ जाते हैं। अब कौन भर सकते हैं इसका मैंने जिक्र कर दिया। तो सबसे पहले जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी वापस नोटिफिकेशन पे आते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए जो पहला पोस्ट था टेलीकॉम स्ट्रीम का, उसके लिए बीई इंजीनियरिंग बैचेस चाहिए अलग अलग प्रोफेशंस को ऐड करते हुए, और सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फाइनेंस के लिए सीए और सीएमए चाहिए। दोनों मिला के लगभग 120 वैकेंसी है फ्रेंड, 95 एंड 25। अब हम लोग सेकंड पेज में आते हैं इस नोटिफिकेशन के। अब डिटेल में एक एक करके हर एक बिंदु पे डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स।
आप लोगों के पास अंतिम डेट 15 अप्रैल है फॉर्म को भरने का। बीच में BSNL ने हो सकता है कैंडिडेट्स नहीं मिले होंगे या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न से इसके डेट को इन्होंने बढ़ा दिया है। तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है। BSNL जैसी एक स्टीम्ड और एक बहुमूल्य भारत की लाइफलाइन कहे जाने वाली संचार व्यवस्था में BSNL जो है भारत संचार निगम लिमिटेड में जाने का एक मौका है। यहाँ पे एज का तो मैंने पहले जिक्र कर दिया कि 21 से लेकर के 30 वर्ष जो है वो जनरल एज लिमिट है, और बाकी तो क्राइटेरिया के बारे में बता ही दिया था आप लोगों को। सिलेक्शन प्रोसेस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इन्होंने लिखा है कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरगो, यानी एक CBT एग्ज़ाम होगा जो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो अलग अलग टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के जो फील्ड है, डोमेन है, उससे सवाल होंगे यहाँ, जिसमें लिखता है कंप्राइसेस ऑफ एप्टीट्यूड, यानी आपका मैथ्स होगा। टेक्निकल नॉलेज का जो सेक्शन है, यानी अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम से है तो इंजीनियरिंग से सवाल होंगे। अगर आप CA में है तो आपके अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जनरल रूल्स, GFR वगैरह से आपके क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। हर लिखता है ऑल कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शैल बी गिवन अ स्कोर। ये बात तो सही है कि जो लोग अपीयर होंगे उनको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा उनके परफॉर्मेंस का, और ये एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा लिखता है इस मार्क्स के बेसिस पे जो है एग्जामिनेशन, जो नंबर ऑफ सेशन ऑफ एग्जामिनेशन अराइजेज इफ एनी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स विल बी अडॉप्टेड। अगर बोलता है कि इस सेशन में एग्ज़ाम के बाद जो है नंबर लोगों के कम बेसी आएंगे, तो जैसे अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, कुछ बच्चों का शिफ्ट इजी होता है, किसी का हार्ड होता है, तो शिफ्ट का अलग अलग कट ऑफ रहेगा, उसके डिफ़िकल्टी लेवल के बेसिस पे अब सेलेक्टेड कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा, फिर उनको सीधे DB के लिए बुलाया जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड्स। एक स्टेप का आपको एग्ज़ाम देना है, यहाँ मेंस वगैरह नहीं है, यानी आप सीधा एक सिंगल एग्ज़ाम दे रहे हैं प्रीलिम्स जैसा, और सीधा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और बाकी चीज़ें इन्होंने वही नपी तुली बात कही है जो BSNL हर एक चीज़ का रिजर्व रखता है कि नोटिफिकेशन में कभी कुछ बदलाव होंगे, कमी बेसी, ये बहुत काम का चीज़ नहीं है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को लिखता है गिवन एनी कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर ऑफ सिलेक्शन। हाँ, तो ये उसके पास राइट है BSNL के पास। और इसके बाद आपका DB से पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा कि आप फिट है अनफिट है। आप फिट पाए जाएंगे तो आपको आगे प्रक्रिया में बुला ली जाएगी। इसके बाद जो है दोस्तों, ये जो आपका ACT है, सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 2 आपका ब्रांच है, एक तो टेलीकॉम है और दूसरा फाइनेंस है। तो वो सिलेबस के बारे में क्लियर किया गया है। पार्ट 1 जो आपका मैथ्स वाला सेक्शन होगा, मैथ्स एंड रीजनिंग का, वो 40 मार्क्स का है, और टेक्निकल जो कोर सब्जेक्ट है आपका, वहाँ से 160 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 3 घंटे का समय होगा, बहुत सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को। और आपके अपने स्ट्रीम से सवाल है, तो जिन्होंने इंजीनियरिंग में या अपने जो भी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है CA में अच्छा किया, उनके लिए सुनहरा मौका है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो लिखता है एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 1 शिफ्ट, एक ही शिफ्ट में होगा, कंप्राइसिंग ऑफ पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाएगी। अब एप्टीट्यूड और इसका सिलेबस इन्होंने बताया है कि नीचे कुछ इस प्रकार से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसके बारे में बताया। तो पार्ट 1 में बता रहे हैं ये लोग कि जो 40 यहाँ लिख रहा है क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 1 कॉमन है, और पार्ट 2 शैल बी 40 इन ईच पार्ट, यानी कि ठीक है, पार्ट A और पार्ट B जो 2 लेवल के एग्ज़ाम होंगे। अब ये पार्ट A पार्ट B आप ऐसे मत समझिए कि अलग अलग एग्ज़ाम होंगे, अलग अलग टियर के एग्ज़ाम नहीं होंगे। पार्ट के बारे में अगर आप देखना चाहेंगे तो यहीं पे देखिए दोस्तों, पार्ट का जिक्र इन्होंने किया है कि पार्ट A जो है आपका कॉमन पेपर है, और पार्ट 2 जो है आपका वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है। तो एक ही पेपर के 2 पार्ट है, वो सब्जेक्ट के बेसिस पे है। तो दोनों में अगर आप जनरल है तो आपका कट ऑफ जो है, मैं देख ले रहा हूँ, एक बार बताता हूँ, शैल बी 40% ओवरऑल पार्ट क्वालिफाइंग फॉर बोथ पेपर पार्ट 1 एंड पार्ट 2, कॉम्बिनेशन शैल बी
54 जनरल, यानी कि आप अनरिजर्व कैटेगरी से है तो आपको 50% मार्क्स लाना होगा, तब आपको क्वालिफाइड माना जाएगा। लेकिन आप मेरिट में तब आएंगे जब आप कट ऑफ को मीट करेंगे, यानी 50% ला के भी पास नहीं हो सकते। अगर किसी बच्चे ने 80% मार्क्स लाया तो पहले जाहिर सी बात है कि BSNL ज़्यादा नंबर वाले को प्रेफरेंस देगी। ST SC जितने भी रिजर्व कैटेगरी है, OBC PWD ये और ये EWS, इन सब के लिए जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो ओवरऑल बता रहा है कि मिनिमम मार्क्स इन द ईच शैल बी 30, यानी कि दोनों सेक्शन में जो है आपको कम से कम 35 मार्क्स लाने हैं और ओवरऑल आपको जो है 45% लाना है जो रिज़र्व कैटेगरी में है। यानी जनरल को छोड़ के इन्होंने सभी को रिज़र्व कैटेगरी माना है। आगे हम देखते हैं कि कुछ इन्होंने बहुत ज़रूरी बातें बताई हैं कि कैसे मेरिट लिस्ट के बाद आपको ज्वाइनिंग होगा, तो आपसे एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, क्योंकि इनिशियली कोई भी वैकेंसी सर दोस्तों 2 साल के लिए प्रोबेशन पे रहती है। प्रोबेशन बोलने का मतलब कि आप ऑन जॉब ट्रेनिंग पे रहते हैं, यानी कि आप काम के तरीके को सीख रहे हैं, कंपनी या कोई भी विभाग कैसे काम करती है, उसकी दिनचर्या, उसके काम करने के तरीके को आप जानते हैं। उस समय अगर आपका परफॉर्मेंस अनसेटिस्फाई पाया जाता है तो आपको दोबारा ट्रेनिंग में भेजा जा सकता है, प्रोबेशन टाइम बढ़ सकती है या आपको नौकरी से समटाइम्स निकाला भी जा सकता है। तो बॉन्ड एंड ट्रेनिंग इन्होंने बताया कि ऑल कैंडिडेट रिक्रूटेड, यानी जिनको ले लिया जाता है, जिनका सिलेक्शन हो जाता है, उन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, दोनों पोस्ट का एक ही नाम है दोस्तों, सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। कैडर अलग अलग है, एक कैडर टेलीकॉम का है, दूसरा फाइनेंस का है। तो DR में बोलता है कि इन लोगों का 9 मंथ का 9 लाख रुपीज़ जो है इन अ फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय द BSNL टू सर्व BSNL फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट एज ए एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। यानी जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं तो आपसे 9 लाख का एक बॉन्ड साइन किया जाता है कि अगले 5 साल तक आपको BSNL के साथ काम करना है, और अगर आप उससे पहले कंपनी को छोड़ के जाना चाहते हैं या काम नहीं करना चाहते, आपको कहीं अच्छा फ्यूचर दिख रहा है, तो आपको 9 लाख रुपए बॉन्ड के देने होंगे BSNL को, तभी वो लोग आपको रिलीव करेंगे, तब आप किसी दूसरी जगह में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि ऑल SET जो है, सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है, रिमेन ऑन प्रोबेशन 2 साल का, मैंने जैसा पहले भी बताया कि 2 साल का आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग रहता है। कॉमन यहाँ लिख रहा है इन्होंने मैनेजेरियल ट्रेनिंग जो है वो वीक उन्होंने डिवाइड किया है कि जो आपका 6 महीना करके, जैसे 6 महीना जो है 13 वीक ऑलमोस्ट हम लोग मान के चलते हैं, 52 वीक जो है 1 साल होता है फ्रेंड्स, तो 3 महीना हो गया 13 वीक, 13 चौके 52 होता है। तो 3 महीना तो आपका मैनेजेरियल ट्रेनिंग, मैनेजेरियल स्किल बताए जाएंगे, कैसे क्लाइंट से डील करना है, यानी स्टैंडर्ड लेवल की स्किल जो एक एग्जीक्यूटिव के अंदर होने चाहिए। ट्रेनिंग रिलेटेड टू द फंक्शनल स्ट्रीम, यानी कि आपको फिर काम क्या करना है उसके बारे में बताया जाएगा। और 26 महीने वीक का जो ट्रेनिंग है दोस्तों, तो जो 2 साल का ट्रेनिंग है, ये 52 वीक का ट्रेनिंग जो है पहला साल का, उसमें 26 वीक तो जो है वो आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा कहीं साइट पे पोस्ट करके, और ऊपर के जो 3-3 महीने करके 2 फेज है 6 महीने के, वहाँ आपको किसी एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाएगी। लिखता कैंडिडेट फेल टू सक्सेसफुली कंप्लीट द ट्रेनिंग इंक्लूडिंग द एग्जामिनेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग हिज हर प्रोबेशन शैल बी एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ। मैंने पहले भी बताया कि आप उनके पैरामीटर पे खड़े नहीं उतरते हैं तो प्रोबेशन में ट्रेनिंग का पीरियड जो है वो बढ़ जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऑन रोल एम्प्लॉई रहेंगे, आप उस विभाग के, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये PSU है, बस उस BSNL के आप प्रॉपर एम्प्लॉई रहेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट वही होते हैं जो डायरेक्ट भारत सरकार के किसी विभाग को ज्वाइन करते हैं या किसी स्टेट गवर्नमेंट के, लाइक जैसे झारखंड में, हमारा झारखंड में जो भी एग्ज़ाम्स लेती है JSSC एंड JPSC, उनके थ्रू जो कैंडिडेट जाते हैं वो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हैं। अब आते हैं हम लोग करियर प्रोग्रेशन है, यानी कि आपका वृद्धि ग्रोथ के बारे में। तो ये सब उतना जानने का चीज़ नहीं है, पर इन्होंने फिर भी बताया कि आप एक बार PAT का जो 2 साल का प्रोबेशन है वो कंप्लीट कर लेते हैं तो E3 के इक्विवेलेंट आपको पे दिया जाएगा। वर्किंग एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव आप बन जाएंगे। ट्रेनी थे आप, ट्रेनिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी, 3 साल के बाद आप डायरेक्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे। अब सीनियर एग्जीक्यूटिव आप जैसे बनेंगे उसके बाद इन्होंने लिख रहा है मिनिमम 3 ईयर फ्रॉम द सर्विस एंड देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट SET सेट बी कंसिडर्ड एज फॉर प्रमोशन एज जनरल AGM आप बन जाएंगे। असिस्टेंट जनरल मैनेजर एक अच्छा पोस्ट होता है, एक रिप्यूटेड आप पोजीशन में चले जाएंगे। आप डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक जो भी आपका
डिसीजन है वहाँ आप लेने के लिए सक्षम रहेंगे कुछ मुद्दों पे। तो जो बीएसएनएल का मैनेजमेंट रूल है 2023 उसके अकॉर्डिंग आपको जो है रिस्पेक्टिव स्ट्रीम का एजीएम बना दिया जाएगा 3 साल के बाद। प्रमोशंस का इनका अपना एक सेपरेट पॉलिसी होगा जो इनके प्रमोशंस का, देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग का बात हुआ था दोस्तों, यहाँ पे ये कैसे कैसे आपको आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ प्रमोशंस के बात इस रूल के तहत हो रही है, सर्विस रूल जो आपका 2023 है। आप सीनियरिटी के बारे में कुछ है, ये सब जानने की चीज़ें नहीं है। आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। सबसे एक दुखद बात है कि सरकार जो है इन नौकरियों में मेधावी और जो भी मेहनती इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनका भी ख्याल नहीं रख रही है। और एक बहुत हाई क्लास फी, क्या पता बीएसएनएल अपनी जो एक बहुत लॉसेस है या कुछ है उसको फुलफ़िल करना चाह रही है, मैं कह नहीं सकता हूँ दोस्तों। और मैं किसी सरकारी संस्था या कंपनी पे कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, बट ये फ़ीस जो है थोड़ा सा देख के मुझे दुख हो रहा है कि 2500 रुपये जो है वो कैंडिडेट से लिए जा रहे हैं अगर वो ओबीसी या जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है। बहुत ज़्यादा फ़ीस होता है दोस्तों। और अगर लिखता है कि कैंडिडेट जो है एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी है तो उनके को भी 1250 रुपये देना है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और लिख रहा है अमाउंट ऑफ फीस विल नॉट बी एक्सेप्टेड फ्रॉम एनी अदर फॉर्म, यानी मेथड है। फॉर्म का मतलब ये किसी फॉर्म का बात कर रहा है, फॉर्म मतलब वो किसी मोड का बात कर रहा है। तो वो ऑनलाइन मोड से ही पैसा लेंगे जो नॉट रिफंडेबल होगा। ये सब बता रहे हैं, काम की चीज़ें नहीं है। यहाँ फिर इन्होंने बताया कैसे फ़ोटोज़ वगैरह, पासपोर्ट साइज़, मोबाइल, ईमेल आईडी, इन सब के बारे में कैसे आपको फिल करना है। वीडियो लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, तो हम लोग कोशिश करेंगे आगे की चीज़ों को देखते हैं जो काम की चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, एक बार एक नज़र देख लेते हैं। इसमें अभी तक तो कोई खासा काम का चीज़ दिखा नहीं है फ्रेंड्स। तो पेज 10 में मोटा मोटी तक जो चीज़ें थी, सबसे मेन लाइन इन्होंने कहा है बीएसएनएल मैनेजमेंट रिजर्व राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज, मतलब प्रोसेस होता है फुल्ली या पार्शियली। यानी फुल्ली पार्शियली बोलने का मतलब है 2 पोस्ट का वैकेंसी है, 2 अलग अलग कैडर का, तो वो एक कैडर का वैकेंसी कैंसिल भी कर सकती है या पूरा भी कैंसिल कर सकती है, ये इनके पास राइट होता है। ये सब एक टेक्निकल टर्म है फ्रेंड्स जो लिखा जाता है, एक्चुअली ये सारे टर्म्स कहीं काम आते नहीं हैं। अब थोड़ा सा आप लोग को मैं वापस से बता दूं कि एलिजिबिलिटी जो है वो आप किसी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से बीटेक है तो चलेगा। इसके अलावा ये 6 स्ट्रीम या इसके कॉम्बिनेशन का आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। फाइनेंस के लिए सी में इन्होंने सीधा कह दिया, कोई वहाँ पे झंझट नहीं है। कॉमन जो है आपका 2 पार्ट में रिक्रूटमेंट होगा। पार्ट ए जो है आपका वो जनरल पेपर है, कॉमन सभी के लिए, और दूसरा जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। इन्होंने एक डिटेल सिलेबस बताया है। पहला जो इनका ब्रांच है टेलीकॉम, उसके लिए इन्होंने बताया है ये जो आपका पहला तो 40 मार्क्स का जो है वो कॉमन पेपर है दोस्तों सभी के लिए, जिसमें मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी, यानी रीजनिंग एंड मैथ्स का कॉम्बिनेशन है। दूसरा जो आपका पार्ट है उसमें आपका 160 मार्क्स का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जिसमें बेसिक टेली कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आएंगे, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं वायरलैन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है। फिर आपका टेलीकॉम ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें इन्होंने मार्क्स भी डिवाइड किया है कि किस एरिया ऑफ या टॉपिक या डोमेन से कितना वेटेज है, यानी वेटेज है अगर आप 100% मान के चलते हैं तो 15-15 करके इन्होंने हर सेक्शन का वेटेज दिया हुआ है। इस तरीके से हमको लगता है कि 160 मार्क्स का टोटल वेटेज कंप्लीट होता है। इसी तरीके से फाइनेंस का इन्होंने बताया। अब यहाँ पे दोस्तों आप ये एग्ज़ाम जो ले रहे हैं वो बहुत लिमिटेड जगह पे एग्ज़ाम ले रहे हैं, हर जगह इसका सेंटर नहीं है। तो इन्होंने बता दिया कि सेंटर चॉइस करने के लिए आपके पास 27 सिटीज़ हैं। ऐसे ये मेजर सिटीज़ हैं जहाँ आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ से हैं, दिल्ली विल्ली साइड से हैं दोस्तों, तो आपके लिए न्यू दिल्ली जो है, और जो भी आपका नॉर्थ के स्टेट्स होंगे, चाहे वो लखनऊ है, मेरठ है आपका, और कुछ कुछ सिटी है आप उधर देख सकते हैं। हम लोग झारखंड से हैं तो हमारे लिए भी एक सेंटर है थैंकफुली कि रांची यहाँ है, तो रांची आप सेंटर चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों, विजयवाड़ा साउथ में है आपका, गुवाहाटी आसाम की राजधानी है, डिब्रूगढ़ है, सॉरी, गुवाहाटी आसाम में है आसपास।
आप लोग जानते हैं। तो हमको लगता है आसाम की राजधानी गुवाहाटी है, जैसा हमको जहाँ तक याद में आ रहा है दोस्तों। इसके बाद पटना है, पटना बहुत फेमस है, ये तो आपका एजुकेशन हब भी आप जानते हैं। चेन्नई, रायपुर, ये आप नाम देख लेंगे, जहाँ आपको इजी लगेगा जाना, कम पैसे खर्च में आप जा सकते हैं। आप वहाँ का चूज़ कर लीजिएगा। ऐसे आप जो पहला चूज़ करिएगा वही आपको देगा, 3 ऑप्शंस आपको देंगे, आप कोई भी एक सेंटर चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों ये कुछ एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल है। अगर आप फिजिकली डिजेबल बताते हैं कि कुछ कान में सुनने की समस्या है, हाथ में कुछ दिक्कत है, यानी आप फिजिकली डिजेबल है, तो इस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। ये बोलने के लिए है। एनेक्सर जो आपका डी है, आप कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन से जो है आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, चलेगा। और बाकी उन्होंने ब्लाइंडनेस वगैरह का जिक्र किया है। तो यही था दोस्तों, एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाने का कोशिश किया। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ, पहला दिन था बहुत अंतराल के बाद। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब ब्रीफ में इस फॉर्म के बारे में बता देते हैं कि BSNL ने सीनियर एग्जीक्यूटिव कैडर जो है ट्रेनिंग के नाम से वैकेंसी लाया है। ये परमानेंट वैकेंसी है, 10 साल के अंतराल के बाद लगभग ये वैकेंसी ऐसी आई है BSNL की तरफ से, जहां 2 पोस्ट है। एक तो आप देख रहे हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जो है टेलीकॉम, दूसरा सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस के लिए है। 95 + 25 टोटल 120 वैकेंसी है। ये शॉर्ट में आप लोगों को फिर से मैंने बता दिया। इसके अलावा दोस्तों एज लिमिट जो है वो आपका 21 से 30 साल है, और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, ST SC के लिए 5 साल। बाकी आप रिलैक्सेशन देख सकते हैं, PW वगैरह का दिया ही हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि आप E3 कैडर में ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग के बाद आप E3 कहलाएंगे, और आपका अगला प्रमोशन जो होगा वो सीधे प्रमोशन होगा। एक पोस्ट होता है दोस्तों AGM, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जो एक मैनेजेरियल पोजीशन होता है दोस्तों, जहां आप कंपनी के लिए छोटे बड़े डिसीजन ले सकते हैं। आपके पास उतना पावर होता है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि नाम के आगे ही जनरल मैनेजर टर्म लगा हुआ है। तो इनका एक अपना पे स्ट्रक्चर होता है, जहां आपको AGM आप बनते हैं तो मुझे लगता है लेवल 15-16 के इक्विवेलेंट आपको सैलरी मिलती है। अच्छा सैलरी मिलेगा दोस्तों। यहाँ इन्होंने लिख दिया है पे स्केल जो है ट्रेनिंग के दौरान आपका क्या होगा। तो 24,900 से लेकर ये बेसिक है शुरू, 55,000 यानी 50,500 तक का आपका बेसिक जाएगा। यानी इनिशियली मैं मान के चल सकता हूँ कि इसका आप 100% कर दीजिए। जैसे DA वगैरह, HRA और अदर अलावेंसेस पर्क्स वगैरह मिलेंगे, तो आपकी इनिशियल सैलरी 60,000 के आसपास रहेगी, 58 से 60,000। तो अच्छा है दोस्तों, अच्छी वैकेंसी है। BSNL एक रिप्यूटेड कंपनी है, ऑल इंडिया आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। लिखा हुआ है लायबिलिटी टू सर्व, यानी आपके पास आप दायित्व है कंपनी का कि आपको वो कहीं भी भेजे वैकेंसी के ज्वाइनिंग के बाद, तो आपको जाना है दोस्तों। और जितना भारत की स्थिति है आप देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अपनी चरम सीमा पे है। तो नौकरी मिल जाना ही एक बड़ी बात होती है। जैसे ही नौकरी मिलती है दोस्तों आप लोग प्रोसीड कर जाएंगे। तो अच्छा है, मैंने बाकी सब कुछ होपफुली लगता है बता दिया है, क्लियर है। कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या नीचे जो मेल आईडी है उस मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। होपफुली मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होना चाहिए। यानी कि 2 स्ट्रीम के लिए इन्होंने वैकेंसी लाया, BTech और आपने CA किया है तो आप 120 पदों के लिए एलिजिबल है। जहां फाइनेंस स्ट्रीम के लिए 25 पोस्ट थे और टेलीकॉम के लिए 95। इसके अलावा कोई इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा, बहुत अच्छी बात है। फिर ये एग्ज़ाम लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड सिंगल एग्ज़ाम है CBT, जो 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय होगा। 40 नंबर कॉमन पेपर है इनका, 40 नंबर का जो है ये कॉमन पेपर लेंगे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 40 नंबर के ये कॉमन पेपर लेंगे, देख लीजिए। और 160 नंबर का इनका टेक्निकल पेपर है जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। बाकी फॉर्म का एक फ़ीस जो मैंने बताया दोस्तों कि थोड़ा दुखदाई है कि OBC, ST और SC के लिए तो इन्होंने कुछ कम किया है, बट OBC जनरल के लिए मुझे थोड़ा वो दुख हुआ कि OBC और जनरल के लिए इन्होंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2500 रुपये रखा है दोस्तों। कितना रखा है? 2500 रुपये। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है 2500 एक अभी विद्यार्थी के लिए, पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, यही है। और होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि जानकारी से आप सभी लोग संतुष्ट होंगे। और यहाँ देख के आप लोग घबराइएगा नहीं कि नोटिफिकेशन में जो लास्ट डेट है आप देख पा रहे हैं
8 मार्च है, रात के 10 बजे तक है, नहीं दिन के 10 बजे तक है दोस्तों, 10 आवर तक है। तो ये घबराना नहीं है, ये डेट बढ़ गया है ना। और फिर एडिटिंग वगैरह का टाइम है, तो ये डेट बढ़ गया है, तो आप लोग कभी घबराइएगा नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका एक ओरिजेंडम है, ये आया हुआ है एक्सटेंशन ऑफ डेट के लिए। एक नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है, एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ऑफ टेलीकॉम एंड फाइनेंस स्ट्रीम। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्लियर किया है कि 2 अलग अलग कैडर है, डोमेन स्ट्रीम उनका। और ये अर्लियर जो है लास्ट डेट इन्होंने बताया है कि जो थी 2 मार्च थी रजिस्ट्रेशन का, उसको बढ़ा करके इन्होंने एक्सटेंडेड अप टू 31 मार्च कर दिया। और यहाँ पे लिखा है कि लास्ट डेट ऑफ एंड ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो है वो 15 अप्रैल है। उसके बाद स्टार्टिंग टाइम एंड स्टार्टिंग एप्लीकेशन एडिटिंग जो है, जब आप एप्लीकेशन भर लेंगे दोस्तों, कुछ गलती है तभी आप एडिट कर सकते हैं, वो 16 अप्रैल से होगा। और एडिटिंग भी बंद हो जाएगा 23 अप्रैल को। और फाइनली समझिए कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी जो है वो आगे बताया जाएगा, एग्ज़ाम वगैरह कब होगा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि 2 से 3 महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, और अगले 6 महीने से लेके साल भर के अंदर आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। और ये हमको लगता है कि साल बहुत जल्दी ख़त्म होने को भी है फ्रेंड्स। रिक्रूटमेंट के साथ साथ अभी तो टाइम पता नहीं चलता, साल आते हैं जाते हैं। तो ठीक है, एजीएम तक आप पहले ही प्रमोशन में जाएंगे। इसके बाद डीजीएम होता है, डिप्टी जनरल मैनेजर, ये इनका हायरार्की है। इसके बाद जीएम होते हैं, जनरल मैनेजर, देन सीनियर जनरल मैनेजर, आइदर चीफ जनरल मैनेजर भी बनते हैं लोग। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर्स होते हैं, देन फिर एक कंपनी का चेयरमैन होता है। आप लोग वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, वो जो डायरेक्ट इंजीनियरिंग कैडर से आते हैं इनिशियली, उन लोग के लिए है वो। तो होपफुली फ्रेंड्स कि आप लोग इस इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड होंगे और सभी कुछ क्लियर होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक सभी को। अप्लाई कीजिए आप लोग, और थोड़ा पढ़ाई भी कीजिए, देखते हैं आगे स्ट्रेटेजी पे कुछ वीडियो अगर डिमांड होगी तो बनाएंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।